हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम आज लेकर के आए हैं क्लास 11 सीबीएसई पॉलिटिकल साइंस को, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है सामाजिक न्याय। तो आज हम लोग सामाजिक न्याय चैप्टर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो सामाजिक न्याय क्या है? सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस है क्या? तो सोशल जस्टिस एक विचार के रूप में सोशल जस्टिस की बुनियादी सभी मनुष्यों को समान बनाने के आग्रह पर आधारित है। इसके मुताबिक किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर किसी के पास इतना न्यूनतम संसाधन होने चाहिए कि वे उत्तम जीवन जी सके, उत्तम जीवन जीने की अपनी संकल्पना को धरती पर उतार सके। तो इसी को बोलते हैं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। तो आइए सोशल जस्टिस चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है, हर व्यक्ति को उसका प्राप्य देने का क्या मतलब है? प्राप्य मतलब होता है ऑब्टेनेबल या फिर रिसीवेबल, देने योग्य या फिर लेने योग्य। तो हर व्यक्ति को उसका प्राप्य देने का क्या मतलब है? हर किसी को उसका प्राप्य देने का मतलब समय के साथ साथ कैसे बदला? तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। न्याय शब्द की उत्पत्ति जस से हुई है, जिसका अर्थ है किसी को देना। परंतु किसी को देने की अवधारणा समाज में विभिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे समय के लिए एक बिंदु पर महिलाओं को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। किसी समय पहले प्राचीन समय में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, परंतु कालांतर में धीरे धीरे इनकी उपेक्षा की गई, महिलाओं की उपेक्षा की गई और इनकी स्थिति खराब होती गई तथा विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाने लगी। अब न्याय के विचार के लिए सत्यता, ईमानदारी, निष्पक्षता, समान अवसर, समान व्यवहार और आवश्यकताओं की पूर्ति आदि आवश्यक माने गए। प्लूटो के अनुसार न्याय के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग को अपने क्षेत्र में कार्यों की उपलब्धि और दूसरे को कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है, प्लूटो के अनुसार। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार अगर हम देखते हैं तो न्याय की अवधारणा की दृष्टि से अलग है और किसी भी उचित स्थान का विचार भी अलग है। वह पूंजीवादी व्यवस्था से अच्छी तरह से परिचित था जो अन्याय पर आधारित था, इसलिए उसने न्याय की अलग आवश्यकताएं बताई। उसने अपने अपने न्याय की योजना में सुझाव दिया कि उत्पादन के साधनों और वितरण पर सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए। इसी के साथ प्रत्येक व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं को पूर्ति होनी चाहिए। वर्तमान में न्याय की अवधारणा में कुछ तथ्यों का समावेश हो गया। आज न्याय न केवल सामाजिक आर्थिक पक्ष की व्याख्या करता है, बल्कि नैतिक, मनोवैज्ञानिक, आत्मिक और मानववादी पक्ष की व्याख्या भी करता है। तो हर व्यक्ति को उसका प्राप्य देने का मतलब यही है कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, समान न्याय मिले, समान अवसर, समान व्यवहार और आवश्यकताओं की पूर्ति हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्याय में दिए गए न्याय के 3 सिद्धांतों को संक्षेप में चर्चा करें, प्रत्येक को उदाहरण में समझाएं। तो इस अध्याय में जो 3 अधिकार दिया गया है न्याय का, समान के लिए समान व्यवहार, जैसे नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। तो समान के लिए समान व्यवहार पहला है। तो समान के लिए समान व्यवहार अति महत्वपूर्ण और आवश्यक माना गया है। यह अपेक्षा स्वीकार किया गया है कि व्यक्ति कुछ विशेषताएं मानव जाति के रूप में दिखाता है, इसलिए प्रत्येक समान दशाओं में समान व्यवहार कायम करता है। अधिकांश क्षेत्रों में जिसमें हम समानता के व्यवहार की आशा करते हैं, ये निम्नलिखित है, जैसे नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार।
तो समान के लिए समान व्यवहार का एक अन्य पहलू यह है कि वर्ग, जाति या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। समता का अधिकार आर्टिकल 14 में भी दिया गया है कि लिंग या फिर जाति या किसी भी धर्म के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रतिभा और कौशल के कार्य पर मूल्यांकन करना चाहिए। तो पहला है अनुपातिक न्याय। 3 न्याय में पहला फर्स्ट है अनुपातिक, दूसरा है विशेष आवश्यकता की पहचान। तो पहला है अनुपातिक न्याय। तो अनुपातिक न्याय से तात्पर्य यह है कि लोगों को वेतन और गुण में एक अनुपात होना चाहिए। कर्तव्य पुरस्कार का निर्धारण करना चाहिए और परिभाषित करना चाहिए। वास्तविक न्याय के लिए आधुनिक समाज में समान व्यवहार का सिद्धांत अनुपातिक सिद्धांत से संतुलित करने की आवश्यकता है। दूसरा है विशेष आवश्यकता की पहचान। तो यह लोगों की विशेष आवश्यकताओं के संदर्भ में पहचान करती है। जब किसी को पुरस्कार या कार्य वितरित किया जाता है तो हमें अपनाया जाता है। कभी कभी हमें न्याय के लिए संशोधित उपायों का सहारा लेना पड़ता है और लोगों के साथ विशेष व्यवहार करना पड़ता है। इसको ही विशेष आवश्यकता की पहचान कहते हैं। इसे इसे असंतुलन का संतुलन करना भी कहा जाता है। तो ये था इस चैप्टर से जो 3 जो न्याय दिया गया है, न्याय का सिद्धांत दिया गया है। तो इसमें समान के लिए समान व्यवहार, इसमें इसके अंतर्गत आ जाएगा नागरिक अधिकार हो गया, सामाजिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। तो समान के लिए समान व्यवहार का एक अन्य पहलू यह भी है कि वर्ग, जाति और लिंग के आधार पर किसी प्रकार के किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रतिभा और कौशल के कार्य पर मूल्यांकन करना चाहिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या विशेष जरूरतों का सिद्धांत सभी के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो समान रूप से समाज के साथ व्यवहार लागू हो सकता है। जो लोग कुछ दृष्टियों से समान नहीं हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार के विचार कर सकते हैं। शारीरिक योग्यताएं, आयु, सफलता की कमी, अच्छी शिक्षा या स्वास्थ्य आदि कुछ महत्वपूर्ण कारक है जो विशेष व्यवहार के रूप में विचार किया जा सकता है। यदि दोनों समूहों के लोगों या सामान्य लोग और अपंग व्यक्तियों को विशेष मदद या फिर उनकी कुछ आवश्यकताएं पूरी की जा सके तो इससे न्याय की आवश्यकता की पूर्ति होगी, परंतु यह न्याय से अलग या समान न्याय नहीं होगा। इसको समान न्याय नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अपाहिज हैं या फिर शारीरिक योग्यता, आयु और व्यवहार के रूप में आयु और सफलता की कमी और अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कुछ महत्वपूर्ण जो इस प्रकार का जो कारक है जो विशेष व्यवहार के रूप में विचार इस पर किया जा सकता है। यदि दोनों समूह के लोगों या समान लोग, जो अच्छे लोग हैं, जो समान लोग हैं और जो अपंग लोग हैं, तो सामान्य लोग और अपंग व्यक्तियों को विशेष मदद की जरूरत पड़ती है या फिर उनकी कुछ आवश्यकताएं पूरी की जा सके तो इसमें न्याय की आवश्यकता की पूर्ति होगी, परंतु यह न्याय से अलग होगा, समान न्याय नहीं होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिद्धांत जो है विशेष जरूरतों का सिद्धांत सभी के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के विरुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वितरण को युक्ति संगत आधार पर सही ठहराया जा सकता है। रॉल्स ने इस तर्क को आगे बढ़ाने में अज्ञानता के आवरण के विचार का उपयोग किस प्रकार किया है। तो आइए देखते हैं। जॉन्स रॉल्स ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। वह तर्क करते हैं कि निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए। हम नहीं जानते कि किस किस्म के परिवार में हम जन्म लेंगे। हम उच्च जाति के परिवार में पैदा होंगे या फिर निम्न जाति में, धनी होंगे या फिर गरीब, सुविधा संपन्न होंगे या फिर सुविधाहीन। तो रॉल्स कहते हैं कि अगर हमें यह नहीं मालूम है कि हम कौन होंगे और भविष्य के समाज में हमारे लिए कौन से विकल्प खुले होंगे, तब हम भविष्य के उस समाज के नियमों और संगठन के बारे में जिस निर्णय का समर्थन करेंगे वह तमाम सदस्यों के लिए अच्छा होगा, सभी के लिए अच्छा होगा।
यह रॉल्स का कहना है। रॉल्स ने इसे अज्ञानता के आवरण में सोचना कहा है। वे आशा करते हैं कि समाज में अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता की हालात में हर आदमी आम तौर पर जैसे सब करते हैं अपने खुद के हितों के ध्यान में रखकर फैसला करेगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वह कौन होगा और उसके लिए क्या लाभप्रद होगा। इसलिए हर कोई सबसे बुरी स्थिति के मद्देनजर समाज की कल्पना करेगा। खुद के लिए सोच विचार कर सकने वाली व्यक्ति के सामने स्पष्ट करे रहेगा कि जो जन्म से सुविधा संपन्न है वे कुछ विशेष अवसरों को उपभोग करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से यदि उनका जन्म समाज के वंचित तबकों में से हो जहां वैसा कोई अवसर न मिले, तब क्या होगा। इसलिए अपने स्वार्थ में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए यही उचित होगा कि वह संगठन के ऐसे नियमों के बारे में सोचे जो कमजोर तबके के लिए यथोचित अवसर सुनिश्चित कर सके। तो इस प्रयास से दिखेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसे महत्वपूर्ण संसाधन सभी लोगों को प्राप्त होंगे, चाहे वे उच्च वर्ग के हो या फिर निम्न वर्ग को हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आमतौर पर एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम बुनियादी जरूरतें क्या मानी गई है। इस न्यूनतम को सुनिश्चित करने में सरकार की क्या जिम्मेदारी है। तो एक समाज उस न्यायपूर्ण माना जाता है जब व्यक्ति उस समाज को न्यायपूर्ण माना जाता है जब व्यक्ति में अंतर इतना बड़ा होता है जो उनके न्यूनतम आवश्यकताओं के पहुंच के संदर्भ में प्रयास नहीं होता। इसलिए एक न्यायपूर्ण समाज को लोगों की न्यूनतम मूल आवश्यकताओं, जो उसको जीवन जीने का जो मूल आवश्यकता है, तो जीवन जीने के लिए मूल आवश्यकताओं के साधन उपलब्ध करना चाहिए, जिससे लोग स्वस्थ सुरक्षित जीवन जी सके तथा अपने प्रतिभा का विकास कर सके। लोगों को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने के लिए समान अवसर भी उपलब्ध कराने चाहिए और हर व्यक्ति को अपने प्रतिभा का विकास करने का अवसर प्रदान होनी चाहिए। तो लोगों को आवश्यकताओं जो जीवन की मूल न्यूनतम दशाएं होती है, संचालन के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के उपाय किए गए हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विभिन्न स्वास्थ्य संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इन आवश्यकताओं में स्वास्थ्य, आवास, खानपान, पेयजल, शिक्षा और न्यूनतम मजदूरी आदि शामिल है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है न्यूनतम को सुनिश्चित करने में। तो हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए न्यूनतम सुविधा का अधिकार होनी चाहिए, अपने प्रतिभा का विकास करने का अवसर उसे मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी नागरिकों को जीवन की न्यूनतम बुनियादी स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए राज्य की कार्रवाई को निम्न में से कौन से तर्क से वाजिब ठहराया जा सकता है। फर्स्ट है, गरीब और जरूरतमंदों को निःशुल्क सेवाएं देना एक धर्म कार्य के रूप में न्यायोचित है। तो लोगों के जीवन की न्यूनतम दशाएं उपलब्ध कराने में राज्य के कार्यों के संबंध में न्याय संगत है। यानी लोगों को जीवन जीने के लिए जो मूलभूत अधिकार है उस अधिकार को उपलब्ध कराने में राज्य के कार्यों के संबंध में न्याय संगत है। दूसरा क्वेश्चन नंबर ख में दिया है कि सभी नागरिकों को जीवन का न्यूनतम बुनियादी स्तर उपलब्ध करवाना अवसरों की समानता सुनिश्चित करने का एक तरीका है। तो सभी नागरिकों को मूल न्यूनतम स्तर की जीविका अवसरों की समानता की दृष्टि से एक तरफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोग प्राकृतिक रूप से आलसी होते हैं और हमें उनके प्रति दयालु होना चाहिए। तो सभी नागरिकों को मूल न्यूनतम स्तर की जीविका अवसरों की समानता की दृष्टि से एक तरफा है।
तो इस एक जो क्वेश्चन है या इससे सभी नागरिकों ये क्वेश्चन जो है कि कुछ लोग प्राकृतिक रूप से आलसी होते हैं और हमें उनकी प्रति दयालु होना चाहिए। तो सभी नागरिकों को मूल न्यूनतम तरह स्तर की जीविका स्तरों की समानता की दृष्टि से एक तरफा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी के लिए बुनियादी सुविधाएं और न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना साझी मानवता है और मानव अधिकारों की स्वीकृति है। तो सभी नागरिकों के लिए मूल सुविधाएं और न्यूनतम स्तर की जीविका प्रदान करना मानवता और मानव अधिकार की पहचान है। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अनुपातिक न्याय के विचार से आप क्या समझते हैं। अनुपातिक न्याय है क्या? तो अनुपातिक न्याय से तात्पर्य है कि लोगों को वेतन और गुण में एक अनुपात होना चाहिए। लोगों का जो वेतन होता है, जो वेतन मिलता है, और उन गुण में एक अनुपात होना चाहिए। कर्तव्य और पुरस्कार का निर्धारण करना चाहिए और परिभाषित करनी चाहिए। तो वास्तविक न्याय के लिए आधुनिक समाज में समान व्यवहार का सिद्धांत अनुपातिक सिद्धांत से संतुलित करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय का अर्थ क्या है। तो न्याय शब्द की उत्पत्ति जज से हुई है, जिसका अर्थ है किसी को देना। तो परंतु किसी की देने की अवधारणा समाज में विभिन्न होती है। और जैसे आप ले लीजिए कि उदाहरण के लिए समय के एक बिंदु पर महिलाओं को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, परंतु कालांतर में उनकी उपेक्षा की गई और उनकी स्थिति खराब होती चली गई। तो विभिन्न प्रकार के और उनको विभिन्न प्रकार की न्याय दिया जाने लगा। तो अब न्याय के विचार के लिए सत्यता, ईमानदारी, निष्पक्षता, समान अवसर, समान व्यवहार और आवश्यकताओं की पूर्ति आदि आवश्यक माने गए हैं। तो जे.एस. मिल के अनुसार अगर हम देखते हैं तो उनका मानना था कि न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना न सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है। मिल के अनुसार, प्लूटो के अनुसार हम देखते हैं कि न्याय के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग को अपने क्षेत्र में कार्यों की उपलब्धि और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। यह प्लूटो का कथन है। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार अगर हम देखते हैं, मार्क्सवादियों के अनुसार देखते हैं तो न्याय की अवधारणा की दृष्टि से न्याय की अवधारणा की दृष्टि से अलग है और किसी का उचित स्थान का विचार भी अलग है। वह पूंजीवादी व्यवस्था से अच्छी तरह से परिचित था जो अन्याय पर आधारित था, इसलिए उसने न्याय की अलग आवश्यकताएं बताई। उसने अपने न्याय की योजना में सुझाव दिया कि उत्पादन के साधनों और वितरण पर सामूहिक स्वामित्व होनी चाहिए। इसी के साथ प्रत्येक व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय पर जॉन रॉल के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जॉन रॉल ने न्याय पर क्या सिद्धांत दिया है। तो जॉन रॉल ने न्याय पर सिद्धांत दिया है कि निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए। हम नहीं जानते कि किस किस्म के परिवार में हम जन्म लेंगे। हम उच्च जाति के परिवार में पैदा होंगे या फिर निम्न जाति के निम्न जाति में, या फिर धनी होंगे या फिर गरीब, सुविधा संपन्न होंगे या फिर सुविधाहीन। तो रॉस कहते हैं कि अगर हमें यह नहीं मालूम कि हम कब कौन होंगे और भविष्य के समाज में हमारे लिए कौन से विकल्प खुले होंगे, तब हम भविष्य के उस समाज के नियमों और संगठन के बारे में जिस निर्णय का समर्थन करेंगे वह तमाम सदस्यों के लिए अच्छा होगा। रॉल्स ने इसे अज्ञानता के आवरण में सोचना कहा है। वे आशा करते हैं कि समाज में अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता की हालात में हर आदमी आमतौर पर जैसे सब करते हैं अपने खुद के हितों को ध्यान में रखकर फैसला करेगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वह कौन होगा और उसके लिए क्या लाभप्रद होगा। इसलिए हर कोई सबसे बुरी स्थिति के मद्देनजर समाज की कल्पना करेगा। खुद के लिए सोच विचार कर सकने वाले व्यक्ति के सामने यह स्पष्ट रहेगा कि जो जन्म से सुविधा संपन्न है वे कुछ विशेष अवसरों को उपभोग करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से यदि उनका जन्म समाज के वंचित तबकों में
जहां वैसा कोई अवसर न मिले तब क्या होगा। इसलिए अपने स्वार्थ में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए यही उचित होगा कि वह संगठन के ऐसे नियमों के बारे में सोचे जो कमजोर तबके के लिए यथोचित अवसर सुनिश्चित कर सके। इस प्रयास में दिखेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसे महत्वपूर्ण संसाधन सभी लोगों को प्राप्त होंगे, चाहे वह उच्च वर्ग के हो या फिर निम्न वर्ग के हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त बाजार के लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो मुक्त बाजार के समर्थकों का मानना है कि जहां तक संभव हो व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने एवं संपत्ति को अर्जित करने के लिए तथा मूल्य, मजदूरी और मुनाफे को मामले में दूसरों को साथ अनुबंध समझौते में शामिल होने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए। उन्हें लाभ की अधिकतम मात्रा हासिल करने हेतु एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करने की छूट होनी चाहिए। यह मुक्ति बाजार का सरल चित्रण है। मुक्त बाजार के समर्थक मानते हैं कि अगर बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाए तो बाजारी कारोबार का योग कुल मिलाकर समाज में लाभ और कर्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित कर देगा। इससे योग्यता और प्रतिभा से लैस लोगों को अधिक प्रतिफल मिलेगा, जबकि कम अक्षम को कम हासिल होगा। उनकी मान्यता है कि बाजारी वितरण का जो भी परिणाम होगा वह न्याय संगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय एक को देने से क्या है, व्याख्या कीजिए। तो न्याय शब्द की उत्पत्ति जस से हुई है, जिसका अर्थ होता है किसी को देना, परंतु किसी जस्टिस जिसको बोलेंगे, जिसका अर्थ होता है किसी को देना था, परंतु किसी को देने की अवधारणा समाज में भिन्न होती है और उससे क्या संबंधित है, एक व्यक्ति को क्या प्राप्त करना चाहिए और उसका समाज में क्या स्थान है तथा उसे कौन सा अधिकार प्राप्त होने चाहिए, परंतु एक को देने को क्या होना चाहिए और क्या आवश्यकताएं हैं। जैसे आप महिलाओं को ले लीजिए, तो महिलाओं को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था प्राचीन काल में, लेकिन कालांतर में इनकी उपेक्षा की गई और इनकी स्थिति खराब होती चली गई। विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाने लगी। भारतीय संविधान के अनुसार महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए हैं। इससे महिला अपना विकास कर सके। अब न्याय के विचार के लिए सत्यता, ईमानदारी, निष्पक्षता, समान अवसर, समान व्यवहार और आवश्यकताओं की पूर्ति आदि आवश्यक माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं। तो सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का महत्व है। समाज में जाति, धर्म, वर्ण आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाए। दास प्रथा के समय दासों को अन्य नागरिकों से समझा जाता था। भारत में लंबे समय तक अछूतों को समाज का उपेक्षित अंग समझा जाता था। विश्व के अनेक भागों में अब भी समाज में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के समान नहीं है। ये सब सामाजिक अन्याय की स्थितियां हैं। सामाजिक न्याय का स्थिति में सबको समाज में उचित स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कुछ प्रावधानों का भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों का विवरण दीजिए जिनका उद्देश्य सामाजिक न्याय का निर्माण है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या की है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने विभिन्न प्रकार के प्रावधान दिए हैं और उसको व्याख्या किया गया है हमारे संविधान में। तो पहला है मूलभूत अधिकार, दूसरा है रोजगार, शिक्षा संस्थाओं, वैधानिक संस्थाओं, संसद और विधान सभाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तीसरा है छुआछूत का निवारण किया गया है आर्टिकल 17 के अंतर्गत। और चौथा है कि राजनीति के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये जो है भारतीय संविधान निर्माता ने इनको सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए इसको हमारा संविधान में इसका प्रावधान किया है, जिसमें पहला है मूलभूत अधिकार और रोजगार, शिक्षा संस्थाओं और वैधानिक संस्थाओं, संसद और विधान सभाओं में आरक्षण का प्रावधान, और तीसरा है छुआछूत का निवारण, छुआछूत को भी हटा दिया गया है, और राजनीति के नीति निर्देशक तत्व जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, और
वो हमारा संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार एक आदर्श समाज की क्या स्थिति थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार एक आदर्श समाज वह समाज है जिसमें उच्च और निम्न दृष्टिकोण आपस में मिल जाते हैं और एक नए मिश्रित समाज का निर्माण होता है। यह डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार, इसी को आदर्श समाज कहेंगे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष जरूरतों का सिद्धांत सभी के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के विरुद्ध है, कैसे समझाएं? तो समान रूप से समाज के साथ व्यवहार लागू हो सकता है कि लोगों को कुछ दृष्टियों से समान नहीं है, उन्हें विभिन्न प्रकार से विचार कर सकते हैं। शारीरिक योग्यताएं, आयु, सफलता की कमी, अच्छी शिक्षा या स्वास्थ्य आदि कुछ महत्वपूर्ण कुछ इस प्रकार के महत्वपूर्ण कारक है जो विशेष व्यवहार के रूप में विचार किया जा सकता है। यदि दोनों समूहों के लोगों या सामान्य लोग और अपंग व्यक्तियों को विशेष मदद या फिर उनकी कुछ आवश्यकताएं पूरी की जा सके तो इससे न्याय की आवश्यकता की पूर्ति होगी, परंतु यह न्याय से अलग या समान न्याय नहीं होगा। तो विशेष जरूरतों का सिद्धांत सभी के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के विरुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार का प्रावधान किए गए हैं? तो हमारे भारतीय संविधान में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संविधान ने छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया है और यह सुनिश्चित किया है कि निचली कही जाने वाली जातियां, निम्न जाति के कहे जाने वाले लोगों को मंदिरों में प्रवेश, नौकरी और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों से न रोका जा सके। तो इस प्रकार का हमारा संविधान में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान, इस प्रकार के बातों को प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। तो ये थे हमारे संविधान सामाजिक न्याय चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।